हेलो एंड वेलकम टू जीएस मॉक टेस्ट। मेरा इस चैनल पे ये सेकंड इनिशिएटिव है जिसमें आपको एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फ्रेशर या बिगिनर्स हैं। इस एनसीईआरटी की सीरीज़ में आपको जनरल स्टडीज़ की सारे टॉपिक्स सब्जेक्ट एंड चैप्टर वाइज कवर किए जाएंगे, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जो मॉक टेस्ट है वो तो चलता रहेगा, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने पहले कोई स्टडी नहीं किया है, तो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज़ शुरू किया गया है जहाँ पे वो पहले लर्न करें और फिर मॉक टेस्ट लगाएं। जो लोग पहले से लर्न कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ टेस्ट लगाना है। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें कवर की जाएंगी। ये कोर्स कंटेंट से मॉक टेस्ट में भी यही रहेगा, और जो एनसीईआरटीज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चंस, वो भी टॉपिक यहीं से कवर किए जाएंगे। चूँकि मॉक टेस्ट एंशिएंट हिस्ट्री का चल रहा है, हिस्ट्री में आपको तीनों सेक्शंस मिलेंगे 1 बाय 1। पहले प्राचीन भारत, फिर उसके बाद मध्यकालीन, फिर आधुनिक भारत। प्राचीन भारत से इतिहास के स्रोत आज का टॉपिक है, जो पहला चैप्टर है। देख लेते हैं कि कौन कौन से वो इतिहास के स्रोत हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में जानने का या समझने का जरिया बनता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये हिस्ट्री है क्या और हिस्ट्री का मतलब होता क्या है। तो देखिए, हिस्ट्री शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान, यानी नॉलेज ऑब्टेन बाय इन्वेस्टिगेशन। एक विषय के रूप में मानव सभ्यता के विकास के क्रम में अतीत की अभिलिखित घटनाओं का कालक्रमिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। आमतौर पे हम लोग कहते भी हैं कि इति मतलब बीती हुई, हास मतलब कथा, यानी बीती हुई कथाओं का एक कालक्रमिक अध्ययन जो होता है वही इतिहास होता है। जो चीज़ें बीत गई हैं वही इतिहास होती हैं। ओके, आगे है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। जो लोग भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है। तो हेरोडोटस हैं जिन्हें हिस्ट्री का पिता कहा जाता है, और इनकी एक पुस्तक है, उसका भी नाम आपको याद रखना है, हिस्टोरिका। कई बार एग्जाम में पूछ देता है ये कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो हेरोडोटस ने की। ओके, कई बार जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसे कुछ शब्द आएंगे जो कंफ्यूज आपको करेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो ऐसे शब्द भी इस ट्यूटोरियल में हमने डाला है ताकि आगे की स्टडीज़ में कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो। जैसे पुरातत्व विज्ञान क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। तो देखिए, जो भी प्राचीन वस्तुएं हैं जो खुदाई के समय मिलती हैं, उनके आधार पर एक क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना ही पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। जो प्राचीन चीज़ें हैं उस समय की लिखित हमारे पास कोई नोट्स या बुक नहीं है। अगर हम 1000-2000 ईसा पूर्व की बात करें, तो जो वस्तुएं खुदाई में मिलती है हमें, उससे एक अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे जो भी मानव रहते होंगे उनका विकास किस तरह से हुआ, किस तरह से उनका लाइफ स्टाइल रहा, एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। ये भी आपने कई बार सुना होगा, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। ये क्या होता है, तो जो भी लिविंग थिंग है, जो पहले लिविंग थे, सजीव वस्तुएं, अब वो निर्जीव हो गई, तो वो कितने पुरानी हैं उसको पता लगाने के लिए हम रेडियो कार्बन या कार्बन 14 या कई बार C14 भी लिखा आ जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि एक ऐसी विधि है ये जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। जैसे किसी मानव का कंकाल मिल गया तो वो कितने दिन पुराना है, किसी जानवर का कंकाल मिल गया। होता क्या है
कि जो भी सजीव वस्तुएं हैं उसमें रेडियोधर्मी समस्थानिक पाया जाता है और उसके मरने के बाद वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती है, तो उसी की रेटिंग निकाल के बताया जाता है कि ये वस्तु या ये कंकाल या ये अवशेष कितने दिन पुराना है। सिंपल सी भाषा में अगर हम इसको याद रखना चाहें तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसा कोई मीटर है जो प्राचीन काल की कोई चीज़ है, लिविंग थिंग, उसको बता सके कि कितना पुराना है, तो वह है रेडियो कार्बन या कार्बन 14 टेस्टिंग विधि। नेक्स्ट है अभिलेख क्या होता है। तो देखिए, मैंने जैसे अभी बताया कि पहले पेन पेपर नहीं होता था, तो चीज़ें जो हैं किसी पाषाण पे लिखा जाता था, स्तंभ पे, ताम्रपत्र पे, दीवार पे, प्रतिमा पे, वही चीज़ें अभिलेख कहलाता है। तो आपको याद रखना होगा कि इसको एपिग्राफी भी बोलते हैं। तो कई बार एग्ज़ाम में अभिलेख ना हो के सीधे पूछ देगा कि जो शिलाओं पे या पाषाण पे अभिलेख या लेख होते थे उसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है। तो याद रखना है मध्य एशिया के बोगाज़कोई से प्राप्त अभिलेख है। मध्य एशिया का मतलब ईरान, फारस वगैरह की बात हो रही है। इन अभिलेखों में इंद्र, वरुण, मित्र व नाशत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। हालांकि ये चीज़ें नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया में कौन सा है या भारत के संदर्भ में कौन सा है। तो मध्य एशिया के बोगाज़कोई। एक चीज़ यहाँ पे और भी आ सकता है कि अभिलेख जो सबसे पुराने हैं वो कौन से हैं। तो याद रखना है हड़प्पा संस्कृति के जो मुहर मिले हैं 2500 ईसा पूर्व के, वो हमारे सबसे पुराने अभिलेख हैं। आगे आता है सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ भी गया है कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जो पहले पढ़ा जा चुका है, सबसे पुराना। तो अशोक का अभिलेख याद रखना है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1837। ये ईयर भी याद रखना होगा आपको। किस लिपि में वो अभिलेख था जो शिलालेख पे लिखा गया था? तो वो ब्राह्मी लिपि में था। वैसे लिपि के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। आपको 2 लिपि तो याद रखनी ही रखनी है। एक तो ब्राह्मी लिपि याद रखनी है और दूसरा खरोष्टी याद रखनी है। ब्राह्मी लिपि जैसे आप हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं बाएं से दाएं की तरफ, वैसे ही ब्राह्मी लिपि भी बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। और अशोक के जितने भी शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी शिलालेख हैं अशोक के जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। खरोष्टी लिपि में कैसे लिखा जाता है? तो दाएं से बाएं, जैसे उर्दू लिखा जाता है। ओके, और भी कुछ अभिलेख मिले हैं या शिलालेख मिले हैं जो यूनानी या अरमैक लिपि में लिखे गए हैं। कहाँ मिले हैं ये? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में जो पहले अशोक का शासन हुआ करता था गंधार तक, तो वहाँ पे ये लिपियाँ प्राप्त हुई हैं। कुछ अभिलेख और उसके शासक के नाम आपको याद रखने हैं। देखिए, ये विषय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर आप याद कर सकें तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पर ये अभिलेख जो हैं और जिस शासक से ये संबंधित हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कलिंग नरेश खारवेल के समय का या उनके बारे में जो भी घटनाएं क्रमबद्ध हुई है उसके बारे में विवरण इससे मिलता है। दूसरा एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ को कई बार हम गिरनार भी बोलते हैं, ये गुजरात में होता है और ये रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से रिलेटेड है और एरन स्तंभ लेख भी समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। अंतर क्या है? तो देखिए, समुद्रगुप्त से ये जो प्रयाग स्तंभ है, यहाँ पे जो उसके शासन की नीतियाँ थी, जो उसके विजय अभियान थे, उससे संबंधित विवरण है। और यहाँ पे आपको इसके रचनाकार का भी नाम याद रखना होगा क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हरिसेन प्रयाग स्तंभ अभिलेख के रचनाकार थे।
एरन स्तंभ अभिलेख बोल दे तो समुद्रगुप्त के बारे में है, लेकिन इनके व्यक्तिगत मामले की जानकारी इससे मिलती है और ये विदर्भी शैली में था। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, यहाँ पे सैनिक उपलब्धि से रिलेटेड इनके विवरण मिलते हैं। बाकी जिनके इम्पोर्टेंट नहीं है विषय वो मैंने नहीं डाला है, ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आप ये 2 कॉलम अभिलेख और शासक याद कर लें, दैट्स एनफ। ग्वालियर की बात करें तो प्रतिहार नरेश भोज, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त, महरौली मथुरा, ये दोनों के दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड हैं। और महरौली स्तंभ तो बहुत फेमस भी है, ये आपके कुतुब मीनार के परिसर में मिल जाएगा। लोहे का स्तंभ जिसमें आज तक जंग नहीं लगा, काफ़ी फेमस है, चंद्रगुप्त द्वितीय। बौद्ध स्तंभ लेख राजा वासुदेव से संबंधित है। इससे याद रखना है आपको कि यही है वो अभिलेख जिससे शुंग वंश की जानकारी का प्रारंभिक स्रोत भी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और जो स्रोत हैं स्मारक और भवन, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए स्मारक और भवन जो हैं ये बेसिकली जनता के आध्यात्मिकता तथा धर्म निष्ठा का ज्ञान इससे होता है। तो ये आपको 2 शब्द याद रखना है। जैसे आज के जो भी एरिया हैं वहाँ पे जो भी मकान बनते हैं, इससे पता चल जाता है कि ये एरिया शहरी है या ग्रामीण है। और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो आसपास के घरों को देखकर हम अनुमान लगा लेते हैं। जैसे इस घर में किस तरह के लोगों का आवास होगा, घर जो है होटल है, घर है, हॉस्पिटल है, एक्सेट्रा। तो प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। पहला ये बेनिफिट है। यहाँ पे आपको 3 शैलियाँ याद रखनी है, स्पेशली जो मंदिर से रिलेटेड है। उत्तर भारत में जो शैली प्रचलित है वो है नागर शैली, मध्य भारत में बेसर शैली जिसको चालुक्य शैली भी बोलते हैं, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली मिलता है। देखिए नागर शैली उत्तर भारत की बात हो रही है, यानी आप इसमें एग्जाम्पल में खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर ले सकते हैं, मध्य प्रदेश में है, जो चंदेल शासकों ने बनवाया था। द्रविड़ शैली की बात करें तो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर ले सकते हैं। और बेसर शैली की बात करें तो ये नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। ओके। दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों तथा स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाला यह भी है कि भारत के लोग कहाँ कहाँ गए, जहाँ जहाँ भी गए वहाँ पे उन्होंने अपनी कुछ छाप छोड़ी। तो दक्षिण पूर्व एशिया किसे बोलेंगे, तो इधर जो आपका इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, ये सारा जो है म्यांमार के नीचे का जो एरिया है, चीन के नीचे का जो एरिया है वो सारा दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। मध्य एशिया की बात करें तो आपका ईरान फारस वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पे जावा का बोरोबुदुर स्तूप, ये तो आपको पूरा अच्छे से याद रखना है, सीधे एग्जाम में पूछ देता है बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पे है। तो जावा किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर कहाँ है, देखिए यहाँ पे तो अंकोरवाट मंदिर पूछेगा कहाँ पे है, तो कंबोडिया। किससे संबंधित है, तो ये हिंदू धर्म के मंदिर से संबंधित है। इसकी खासियत क्या है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है परिसर क्षेत्रफल के हिसाब से। अच्छा, नीचे एक और लाइन है, देश में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व अतरंजी, खेरा आदि की खुदाई से पता चलता है। सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में लोहे का प्रयोग का साक्ष्य जो हुआ वो किस जगह की खुदाई से पता चलता है, तो सीधे ये शब्द याद रखना है, अतरंजी खेड़ा। कब की बात हो रही है, तो 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व का मतलब उत्तर वैदिक काल की बात चल रही है। सिक्के के बारे में कुछ जान लेते हैं। लगभग 2006 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईस्वी तक, देखिए ये ईसा पूर्व में है, 206 उस समय मौर्य काल चल रहा था, और 300 ईस्वी तक की बात हो रही है। इस समय तक लेखन कार्य था नहीं प्रॉपरली। तो भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है, मुद्राओं की सहायता से प्राप्त होता है। सिक्के बहुत कुछ कहते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो आहत सिक्के बोलते हैं या पंचमार्क सिक्के बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे ठप्पा मार के बनाया जाता है।
कब का यह है सिक्का? तो लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व का माना जाता है। इनफैक्ट मौर्य काल में भी ये था। यहाँ से कुछ फैक्ट आपको सीधे क्वेश्चन आएंगे, जैसे सर्वाधिक सिक्के किस काल में बने? तो आपको याद रखना है मौर्योत्तर काल में बने सर्वाधिक सिक्के। अगर पूछ ले शुद्ध सोने के सिक्के तो कुषाण काल में बने। सोने के सिक्के सर्वाधिक, देखिए शुद्ध, यहाँ पे शुद्ध सोने के सिक्के की बात हो रही है तो कुषाण काल, और सर्वाधिक सोने के सिक्के आ जाए तो गुप्त शासकों ने, यानी गुप्त काल की बात है। अच्छा, शीशे के सिक्के आ जाए तो सातवाहन शासकों ने। अच्छा, सर्वप्रथम सिक्कों पे लेख तथा तिथियां लिखने का किसने काम किया? तो यवन शासकों ने किया। इन सिक्कों पे कोई भी तिथि या लेख नहीं था, लेकिन जो यवन शासक थे सबसे पहले उनके सिक्कों पे लेख और तिथियां मिलनी शुरू हुई। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सिक्कों पे वीणा बजाते हुए किसे दिखाया गया है? तो वो समुद्रगुप्त हैं। समुद्रगुप्त के समय में ये गुप्त शासक थे, जो इन्होंने सिक्के लगाए थे, बंटवाए थे या छपवाए थे, उस पर वीणा बजाते हुए इनका चित्रण हुआ है। इससे पता चलता है कि ये एक संगीत प्रेमी भी थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बात और आपको याद रखनी है कि सिक्कों का जो अध्ययन है उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, यानी मुद्रा शास्त्र। तो ये एक फैक्ट डेटा है, इसको आपको याद रखना है। मूर्तियों के बारे में जान लेते हैं। मूर्तियां भी इतिहास के स्रोत होती हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत में मूर्तियों का निर्माण किस काल से शुरू होता है? तो कुषाण काल से। कुषाण काल का शुरुआत कब से हो रहा है? तो पहली शताब्दी से। कुषाणकालीन मूर्तियां जो थीं, गंधार कला उसको बोलते हैं, इस पे विदेशी प्रभाव है, लेकिन जो मथुरा कला थी वो स्वदेशी थी। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गंधार कला और मथुरा कला में मेनली क्या अंतर है? तो देखिए यहाँ पे तो ये एक अंतर दिख रहा है कि गंधार कला विदेशी प्रभाव में था, मथुरा कला स्वदेशी था। यहाँ पे ये भी हम बोल सकते हैं कि गंधार कला जो है कुषाण के समय में था, मथुरा कला भी था, लेकिन बाद में ये बेसिकली शुरू हुआ। आगे है कुषाण, गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है। भरहुत, बोध गया, सांची तथा अमरावती की मूर्ति कला में जन साधारण के जीवन की सजीव झलक देखने को मिलती है। यहाँ पे जन सामान्य को वैल्यू दिया गया है और यहाँ पे धार्मिक भावनाओं को वैल्यू दिया गया है। चित्रकला की बात करें तो चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। यहाँ पे याद रखना होगा, अजंता का गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है जो अजंता में है। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, पद्मपाणि का चित्र किस गुफा में है? तो अजंता की गुफा में है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास मिलता है। तो ये कुछ फैक्ट डेटा है, इससे मुझे नहीं लगता है ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, पर आपको याद रखना जरूरी है। मुहर की बात कर लें, अवशेषों में प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत के इतिहास लिखने में अत्यधिक सहायता मिलती है। बेसिकली ये चीज़ें ठोस थी, मेटल्स की थी, तो ये चीज़ें ज़्यादा समय तक दबी रहीं ज़मीन के नीचे और खुदाई करने पे ये प्राप्त हुई, इसीलिए इससे ज़्यादा हेल्प मिला किसी भी तरह का अनुमान लगाने में कि यहाँ के लोग जो हैं उनका लाइफ स्टाइल क्या रहा होगा। मुहरों से व्यापारिक, धार्मिक तथा आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है, सही बात है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसार से प्राप्त मिट्टी की मोहरों में बने धार्मिक प्रतीकों से उनके धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। जब हम लोग ऋग्वैदिक काल शुरू करेंगे, उत्तर वैदिक काल शुरू करेंगे या हड़प्पा की कहानी शुरू करेंगे, वहाँ पे इन सब चीज़ों का एक प्रॉपर डिटेल्स मिलेगा। यहाँ पे सिंपली ये बताया जा रहा है कि इतिहास के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। एक साहित्यिक स्रोत का भी अच्छा टॉपिक है जो इस ट्यूटोरियल में मैंने कवर नहीं किया है ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया है, पर वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगा। ओके,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे अपने महत्वपूर्ण फीडबैक्स दे सकते हैं, ताकि जो भी वीडियोस में कमी रह गई होगी उसको मैं इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।